अब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में, ठीक है, कि इतिहासकार कैसे कैसे मतलब किस किस स्रोतों से मतलब नए नए आविष्कार करते थे, ठीक है। अब उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अभिलेखाकार। अभिलेखाकार कौन होते हैं? अभिलेखाकार ऐसा स्थान जहाँ पे दस्तावेजों को रखा जाता है, जहाँ पर दस्तावेज कौन कौन से, बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, वो सारे जो दस्तावेज रखे जाते हैं, वो सारी जो बहुत सारी बुक्स होती हैं वो रखी जाती है, उसे बोला जाता है अभिलेखाकार। तो अभिलेखाकार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखाकार होते हैं। सभी राष्ट्रीय और जो राज्य सरकार हैं उनके अभिलेखाकार अलग अलग होते हैं। उनकी सारी बुक्स वहीं पे रखी जाती हैं, जहां वे अपनी तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो अभिलेखाकार कौन से होते हैं? ऐसा स्थान जहां की दस्तावेजों को रखा जाता है उसे हम अभिलेखाकार कहते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। उसके बाद है जाति पंचायत क्या होता है? जाति पंचायत वो पंचायत अपने क्षेत्र के सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने नियम बनाती है। मतलब कि वो क्या करती हैं कि जैसे कि जाति पंचायत में जो लोग अपना संरक्षण करने के लिए, मतलब जाति वाइज, मतलब कि कोई जो हिंदू है वो अपनी जाति बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना रूल्स रेगुलेशन चलाएंगे। वो किसी को सोचते ही नहीं, मतलब किसी के बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है। वो खुद ही अपनी जाति पंचायत बनाते थे और खुद ही निर्णय लेते थे, ठीक है। संरक्षक क्या होता है? संरक्षक कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को सहारा दे, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को सहारा दे, उसे संरक्षक कहा जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जो आपके 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभिलेखाकार क्या है, जहाँ पर दस्तावेजों को रखा जाता है। जाति पंचायत क्या होती है? अपने क्षेत्र के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, अपने क्षेत्र में जो सदस्य हैं उनके नियंत्रित करने के लिए जातियाँ स्वयं अपना नियम बनाती है, तो उसे जाति पंचायत कहते हैं। और संरक्षक किसे कहते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को सहारा दे, उसे संरक्षक कहते हैं, ठीक है। अब ये आपको एक चित्र देख रहे होंगे, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब एक चित्र देख रहे हैं जिसमें कि क्या कर रहा है, एक प्रतिलिपियां बनाते हुए दिख रहा होगा आपको, एक जो मतलब कि नकल करते हुए, मतलब कि प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये क्या है? मतलब नकल करना। आपके हिसाब से अगर आपको आपके फ्रेंड्स की नोटबुक दे दी जाए, ठीक है, चीटिंग करने के लिए, नकल करके आपको ये नोटबुक कंप्लीट करनी है, तो आप कर लोगे फटाफट, ठीक है। लेकिन उसकी हैंडराइटिंग इतनी बेकार हो तो क्या होगा? आप किसी को, कोई वर्ड को कुछ चेंज भी हो सकता है कि आपने कुछ गलत ही लिखा हो, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। खुश को ना खुश लिख दिया हो, कुछ भी ऐसा वर्ड है जो आप चेंज कर सकते हो। तो अब क्या था, ये जो जो लोग होते थे उस वक्त क्या करते थे, जो, ठीक है, प्रकृति वो जो क्या था, पांडुलिपि जो बनाते थे, प्रतिलिपियां बनाते हुए पुरानी किताबों में से नई किताब लिखते थे। लेकिन हो सकता है कि वो किताब अरबी में लिखी हो, वो फारसी में लिख रहा हो, और हो सकता है कि उसकी हैंडराइटिंग कैसी है उसको वो समझ में ना आए, तो वो फेर बदल करते रहते थे। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चले गए, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियां पर प्रतिलिपियां बनती चली गई। जो आया उसने अपनी बनाई, उसने कुछ फेरबदल किए, कुछ शब्दों में फेरबदल किया, तो कहीं वाक्यों में फेरबदल किया गया, ठीक है। और अलग अलग एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग हो गई। मतलब कि अलग अलग तरह से कोई आया, किसी ने किसी में थोड़ा बहुत चेंज किया, किसी ने वाक्य में चेंज किया, तो किसी ने अपना कुछ डाल दिया, तो प्रतिलिपियां वो थी जो धीरे धीरे चेंज होगी। तो ये क्या है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या होने लगी, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलती हो, तो हम जो पुरानी जो आगे पांडुलिपियाँ जिसने बनाई हैं वही, उसी को ही देख के हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यही पांडुलिपि सही है और यही हुआ होगा। लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ था, ठीक है। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस लेखक ने, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, मतलब कि इस बात का अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते कि उसमें लेखक ने क्या लिखा होगा। तो इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। मतलब कि अगर कोई इतिहास, हम तो ध्यान, हम रामायण हमें पता है यही हुआ होगा, हमने तो यही सोचा कि यही हुआ होगा शायद, जब किसी ने लिखी होगी, तो एक्चुअल में क्या हुआ किसी को नहीं पता, ठीक है ना। सेम तो हम उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं जो अब हम आज पढ़ते हैं। तो जो इतिहासकार है, अगर कोई इतिहास नया दोबारा से दोहराना चाहता है, तो अलग अलग प्रतिलिपियों का उसे अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें आपको दो तरह की प्रतिलिपियाँ दिखेंगी। दो तरह की, एक दाईं ओर है, एक बाईं ओर है। ठीक है, दाईं ओर की तरफ से और बाईं ओर की तरफ से लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फ़ारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। मतलब एक जगह फ़ारसी और एक जगह अरबी लिखी गई है। जो बाईं ओर की है उसे बोलते हैं नस्तलिक लिपि। जो बाईं ओर है वो है नस्तलिक लिपि, और जो दाईं ओर है वो है शिकस्त लिपि। ठीक है, ये कई बार आपको चित्र देख के बोल दिया जाता है कि आपको ये लिपि पहचाननी है। जो बाईं ओर है वो है नस्तलिक लिपि, और जो दाईं ओर है वो शिकस्त लिपि है। ठीक है, जो फ़ारसी और अरबी में लिखी गई है दोनों लिपियाँ। ठीक है, तो इस तरह की लिपियाँ हैं जो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसको पढ़ना ज़्यादा आसान होगा, पहली वाली या दूसरे वाले को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक लिखी हुई है, एक थोड़ा खुली खुली लिखी हुई है। तो पहली जो लिपि है जो बाईं ओर है उसे नस्तलिक लिपि कहा जाता है, और जो दाईं ओर है उसे शिकस्त लिपि कहा जाता है। तो अलग अलग से लोगों ने अपना अपना अध्ययन किया था, इस लिपि में से दूसरी लिपि की नकल की गई है। तो उसमें अरबी और फ़ारसी में चेंजेस है, और लिपि में कितना मतलब कि कैसे लिखा हुआ है, एक बहुत टाइट टाइट लिखा हुआ है हैंड राइटिंग, और एक जो थोड़ा लूज लूज लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको पढ़ना आसान होगा। थोड़ा बहुत तो फेरबदल किए ही होंगे ना उसके अंदर। ठीक है, तो आगे देखते हैं उसके बाद क्या था। इस काल में नई नई प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ। इस काल में चरखे, बारूद वाले हथियार का उपयोग, सिंचाई के रहट का उपयोग होने लगा। इस काल में जो हम जो काल पढ़ रहे हैं, कौन सा काल पढ़ रहे हैं हम, 700 से लेके 1750 ईस्वी का जो काल पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या था, नई नई प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह हम इसमें अब पढ़ेंगे। ठीक है, नए सामाजिक राजनीतिक समूह हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों के समय में बड़े पैमाने पर अनेक परिवर्तन होने के कारण इस काल का अध्ययन इतिहासकार के सामने चुनौती रखता है। मैंने आपको बोला चुनौती तो रखेगा ही ना, नई नई इस काल में बहुत सारी चीज़ें विकास हुआ है, तो उनमें चुनौती तो होगी होगी, नेचुरल है। तो क्या है, इस काल में नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। इस काल में चरखे आए, बारूद वाले हथियार आए, सिंचाई के रहट का उपयोग करने लगा। रहट क्या होता है, सिंचाई करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती है, डैट इज़ कॉल्ड द रहट, उसका उपयोग करने लगा। ठीक है, नई नई खान पान की वस्तुएं आई, खान पीन में जैसे कि चाय का, कॉफ़ी का, मिर्च का उपयोग होने लगा। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, ये खान पान नहीं थे लोगों के पास। जिन लोगों के द्वारा ये नई प्रौद्योगिकी तथा खान पान आए, वही लोग अपने साथ नए विचारों को भी लेके आए, नए नए विचार भी साथ में लेके आए, जिससे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति परिवर्तन भी का भी काल से मतलब कि जो जो ये काल है, मतलब कि ये जो टाइम है, पीरियड है, वो उसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। मतलब कि आप इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं, अलग अलग परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुआ। इस काल में लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ कर दिया। काम की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, यात्राएं करते थे, बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करते थे, उप महाद्वीपों में जाते थे। ठीक है, अपार संपदा इकट्ठे करने लगे, नई नई नॉलेज इकट्ठे करने लगे। ठीक है, तो इस काल में बहुत चीज़ें चेंजेस आए, मतलब कि लोगों के पास बहुत सारे चेंजेस आने लगे। ठीक है, तो काम की तलाश में, जैसे आप देखो बिहार उड़ीसा के लोग कहाँ जाते हैं काम की तलाश में, जहाँ उनको पैसा मिलता है, जहाँ उन्हें पैसा मिलेगा वो वहीं पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आएगा। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो आए थे, ये इम्पोर्टेंट है। और नए और राजनीतिक समूह जो है पनपने लगे थे। 700 से लेकर 1750 ईस्वी की बात कर रहे हैं, आपको पता ही है। नई तरह की खान पान की, मैंने आपको बता दिया कि नई नई खान पान की वस्तुएं आई। ठीक है, काम की तलाश में लोग इधर से उधर यात्राएं करने लगे, जहाँ भी उन्हें पैसा मिलता था वहाँ पे जाने लगे। अब सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुए उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि हमें हमारे यहाँ जो आश्रम होते हैं वो अलग तरह के, 4 तरह के आश्रम होते हैं। एक होता है ब्रह्मचर्य का, एक गृहस्थ का, एक वानप्रस्थ का, और एक संन्यास आश्रम होता है। और अलग अलग उन्होंने में बांटा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर शूद्र आते हैं। ठीक है, क्षत्रिय के बाद वैश्य आते हैं, फिर शूद्र आते हैं। 4 हमारी कैटेगरी बटी हुई है। ठीक है, तो सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस काल में लोग एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना था, अपनी गतिशीलता भी बढ़ा ली थी। अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में राजपूत, जिन समुदाय का
समुदाय का महत्व बढ़ा, मतलब राजपूत आए उस वक्त, बहुत ज़्यादा राजपूत आए, वो राजपुत्र का नाम राजपुत्र से लिया गया, राज का पूत, पूत मतलब पुत्र, तो ये कहाँ से लिया गया, राजपुत्र से लिया गया। इसका क्या अर्थ होता है, राजा का पुत्र। तो ये 18वीं से 14वीं सदी के बीच में ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के लिए होते थे। मतलब कि जो आप देखना 4 वर्ण हैं आपके पास, सबसे पहला आता है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शुद्ध। जो क्षत्रिय वर्ग का होता था उससे राजपूत बोला जाता था, मतलब कि वो राजा का पुत्र है। ठीक है, तो राजपूत शब्द के अंतर्गत राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो कि क्षत्रिय वर्ग के होते थे। सेनापति और जो भी सौरे होते थे वो किस में होते थे, क्षत्रिय वर्ग के अंदर आते थे। और इसके बाद इसके अलावा यहाँ पर और अन्य जातियाँ भी आने लगी, जैसे कि सिख आने लगे, जाट आ गए, मराठा आ गए, कायस्थ आ गए। ठीक है, कायस्थ कौन से होते हैं, जो कलम का काम करते हैं। ठीक है, जो कलम का काम करते हैं उसे कायस्थ बोला जाता है। नए नए किसान बने, मठ आए, मंदिर आए, पुजारी आए, मतलब बहुत सी चीज़ें उस वक्त ये आने लग गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेंजेस आए जो मतलब कि कितने 700 से लेके 1700 ईस्वी का जो हम पढ़ रहे हैं इतिहास इस चैप्टर में, 700 से लेके 1750 ईस्वी का, वो नई नई चीज़ें आने लग गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए पुजारी है, कटस्थ लिपि है, जिसमें मैंने मार्क कर रखा है, तो आप ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र और साम्राज्य। ठीक है, क्षेत्र और साम्राज्य की बात की जाए, क्षेत्र और साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र उस वक्त आए और कौन कौन से साम्राज्य आए, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका कि कौन कौन से राज्य किस किस ने कब कब अपना अपना मतलब राज्य किया। चोल आए, तुगलक आए, मुगल आए, बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, जैसे गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली का सुल्तान रहा, तो ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और जो दिल्ली के सुल्तान में आते थे वो जो सुल्तान में, ये आपको मैप है, तो इस सुल्तान में आपको कौन कौन से राज्य उनके मतलब कि जो दिल्ली का सुल्तान था उस वक्त, उसके आसपास के जो कौन से राज्यों पर उसका अधिकार था वो नीचे आपको दे रखा है। वन पे है सिविस्तान, सरस्वती है, कड़ा है, गुजरात है, उच्च है, कोहराम, अवध, देवगिरी, मुल्तान, हांसी, ये सारे आपके हैं। जो आपको एक मैप दे दिया जाएगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें इसमें आपको भरनी होती है कि क्या क्या किस में क्या, सेविस्तान कहाँ आता है, उच्च कहाँ है, देवनगरी कहाँ है, बिहार कहाँ है, दिल्ली आपको पता ही है कहाँ है, ये सारे राज्यों पर उसका अधिकार था। ठीक है, कौन सा, दिल्ली के गयासुद्दीन बलबन का। ठीक है, जो 1266 से लेके 1287 में दिल्ली का राज किया था। उसके बाद है भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि उमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश में हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है, तो भाषा का भी आविष्कार होने लगा इस टाइम में। क्या क्या भाषा है, सिंधी आई, लाहौरी, कश्मीरी, द्वारजोनी, मतलब हर राज्य की अलग अलग भाषा होगी। ठीक है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मैबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली में बोली जाती थी। आसपास के क्षेत्र में, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाते थे। तो इसका आविष्कार किसने किया, भाषाओं की अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा है, ये किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका था जो ख़त्म हो गया है, तो आई होप तो आपको समझ में आया होगा। नए नए धर्म भी आए उस वक्त, कौन कौन से धर्म आए, अलग अलग राज्य के अलग अलग धर्म थे, वो भी था इसके अंदर। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें अलग अलग धर्म के बारे में हमने, अलग अलग भाषाओं के बारे में, मैप के बारे में, ठीक है, उनके धार्मिक कौन कौन से धर्म परिवर्तन हुआ उस वक्त। ठीक है, इतिहासकारों ने नए नए कागज़ का आविष्कार हुआ, नई नई मतलब खान पीन की चीज़ों का भी आविष्कार हुआ इसके 700 से लेके 1750 के अंदर। पहले पुस्तकें कैसे बनाई जाती थी, लोग नकल करके कैसे उन्होंने काम किया, पहले कौन सी भाषाएं चलती थी, अरबी और फारसी ज़्यादा चलती थी, धीरे धीरे भाषाओं का भी आविष्कार होने लगा, राज्यों का भी आविष्कार होने लग गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चैप्टर में पूरा रीड किया है, तो आप इसको अच्छे से रीड करना, आपको सारा समझ में आ जाएगा।